अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस फाइनली आज एक और गाड़ी के रिव्यू के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, और किस गाड़ी के रिव्यू के लिए मौजूद हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके बारे में मैं आपको एक महीने, आई थिंक एक से भी ज़्यादा महीने, एक से भी ज़्यादा हम लोग आपको बार बार बता रहे हैं कि इस गाड़ी का रिव्यू लेकर आएंगे, स्टे ट्यून। और आप भी कहते हैं पता नहीं कहता रहता है, गाड़ी अपनी भी है कि किसी की है। सो ऐसी बात नहीं है, आज हमने टाइम निकाला है और इस गाड़ी का एवोल्यूशन का जो रिव्यू है आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि ये एवोल्यूशन सिर्फ मेरी नहीं है, ये समझ लो कि हम 3 भाइयों ने मिलके ये गाड़ी बनाई है। सो मैं अकेला इसका रिव्यू करूँगा तो वो मुझे बोलेंगे अच्छा अपनी बारी तो अकेला रिव्यू कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आज हमारे साथ रिव्यू करने के लिए कौन मौजूद है तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद है बिलावल भाई। बिलावल भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा बिलावल भाई, सबसे पहले अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें। अच्छा, तो मेक मॉडल वेरिएंट तो आपको पता है, ये डायलॉग बहुत मशहूर है, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये गाड़ी आप सबको पता कि गाड़ी कौन सी है। तो बिलावल भाई मुझे बताएंगे ज़रा हमारी इस गाड़ी को लेके जर्नी क्या है, हम इस गाड़ी यानी कि गाड़ी की इंस्पिरेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग क्या हमारे माइंड में आया था, कैसे था, थोड़ा हमारी ऑडियंस को ज़रा बताते हैं। यार सीन वही था जो बस स्टार्टिंग में फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ देखी, वहाँ से स्पोर्ट्स कार का शौक़ पड़ा और सबकी तरह ही स्टार्ट किया कि अपनी घर की गाड़ी को ही छोटी छोटी बॉडी मॉडिफिकेशंस करके स्टिकर्स लगा के 15 HP गेन किए और बॉडी किट्स लगाई और एक बड़ा सा अजीब सा विंग लगाया और बड़ी कोशिश की रोड्स पे कि हम बहुत तेज़ भाग सकें। बस वहाँ से स्टार्ट किए जहाँ से सबने किया। आस्ता आस्ता फिर थोड़ी नॉलेज आई, थोड़ी सोच बदली कि क्यों ना एक्चुअल स्पोर्ट्स कार की तरफ आए। काफ़ी सारी गाड़ियाँ रख के देखी हैं। स्टार्ट में पहली स्पोर्ट्स कार डेफिनेटली RX-8 थी, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स कार है पाकिस्तान की, वो हमारे कौमी तराने की तरह। बिल्कुल जी, वो RX-8 ना हो तो आपकी स्पोर्ट्स कार बनती नहीं है। RX-8 ली, डेफिनेटली 1 माह बाद उसका रोटरी उड़ा दिया, जो कि उड़ जाता है या ख़राब होता है, वल्लाह अलम। बहुत सारी इसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज़ हैं। ठीक है, मेरा मानना ये है कि मेरी गलती थी, वो ये थी कि वो गाड़ी ऑयल कंज्यूम करती थी और हमने उसको डेफिनेटली ना हमें को गाइड करने वाला बिल्कुल अवेयरनेस की बात है। यहाँ पे लोग अपना ना जो कम्युनिटी में माजरत के साथ वो अपना बिजनेस जो उनसे ना चमकाने के चक्कर में लोगों को कहते हैं कि यार हमारी जेबें भरनी चाहिए, अवेयरनेस नहीं हमने किसी को देनी। अवेयरनेस के नाम पे भी अगले पैसे मांग लेते हैं, जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं और मशवरा फीस मिलती है, तो हमारी कम्युनिटी में भी शुरू हो गया है। हमारी जनरेशन को लोग ये नहीं बताते कि यार ये गाड़ी अब ले रहे हो, कॉन्स एंड प्रॉन्स के हैं, वो ज़बरदस्ती गाड़ी दिलवाते हैं। क्यों? वो कहेंगे यार इसका काम तो हम करेंगे, इनकी जेब से पैसे हमने निकलवाने हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमारे साथ साथ है। मैंने आपको बताया कि गाड़ियाँ खरीदी, रियर व्हील गाड़ी की तरफ गए, फ्रंट व्हील तो हमारी लोकल गाड़ियाँ भी बहुत होती हैं। रियर व्हील गाड़ियों की तरफ गए, उनमें डेफिनेटली परफॉर्मेंस नहीं मिलती। जो मर्जी कर लें उनके साथ, वो जिसे कहते हैं 0 to 100 नहीं मिल सकता टॉर्क, और वो चीज़ें नहीं मिल सकती। तो रियर व्हील तो करके देख ली थी बहुत सारी। उसके बाद फ्रंट व्हील की तरफ मेरा बिल्कुल भी शुरू से ही कोई है कि इससे पहले भी, जैसे कि सबको पता ही है कि इससे पहले भी एक ईवो हमने बिल्ड की थी, लेकिन वो सिर्फ स्टेज 1 थी। वो हमारा पहला तजर्बा था, क्योंकि सुना यही था कि 300 HP, एक्चुअल 300 HP या 350 HP जो ऑन रोड HPs हैं, वो वाले HPs नहीं जो किताबों में होते हैं, वो HPs बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली इससे पहले भी एक ईवो हमने बिल्ड की थी, सबको पता है, ब्लू कलर की थी। उसको बहुत अच्छी बॉडी किट मॉड्स की थी हमने। और 1 साल तकरीबन रखी भी है। 1 साल, हाँ ऑलमोस्ट 1 साल हमने रखी थी डेली ड्रिवन रखा है। दूसरे सिटीज़ में भी गए हैं, हाईवेज पे यूज़ किया है, नॉर्दर्न गए, बहुत इंजॉय किया था उस गाड़ी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी को सेल करने का प्लान बना कुछ नया करने के लिए। तो जब उसको सेल किया तो उसके बाद पता चला कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। 2 साल पीछे चले जाएं राइट, सीधा और फेब था, जैसे कि फेब स्टार्ट हो रहा है और फेब था और परेशान थे डेफिनेटली। ये जी क्या हाल है? करने के बाद सर जोड़े हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोई कहता था जी ले लो, जी रख चुके हैं, RX-8 ले लो, वो रख चुके हैं, मार्केक्स वगैरह ये वो। जारी बात है हमारी लीक नहीं थी, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चाहिए थी, टॉर्क स्पीड चाहिए थी, जैसे कि हमारा स्लोगन है, पैशन स्पीड परफॉर्मेंस। बिल्कुल जी। तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। डोनट्स पसंद है हमें सिर्फ खाने में। हाँ तो हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली फिर हमने दोबारा यही फैसला लिया कि गो फॉर ईवो।
तो मुझे बताएं कि आपने बाकी सबकी तरह जो कि आजकल मशहूर है कि पैसे जेब में डालो जाके बनी बनाई वो खरीद लो और उसके बाद कंपनी और ईवो को गालियां दो, तो ये तो कन्वर्टेड गाड़ियां गंदी और ये तो ये होती है, इसके बारे में बताएं ज़रा। लोगों की जो थ्योरी है ये कन्वर्टेड गाड़ी लेके वो हो इसको तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की है। टेंशन है, लोगों को टेंशन है कि कन्वर्टेड गाड़ी क्या है, ओरिजिनल गाड़ी क्या, कैसे ये वो। मैं आपको एक बात बताऊं, गाड़ी गाड़ी होती है, ठीक है, हाँ कन्वर्ट अच्छी हुई भी ये शर्त है। और मैं इस चीज़ को शायद लेके भी चला क्योंकि मेरा पहले प्लान नहीं था कि इतने ज़्यादा मैं HP गेन करूँगा, इतनी ऊपर बनाऊँगा। मेरा ये प्लान था कि मैं एक 400 HP को डेफिनेटली रीच करूँ। इसकी स्टॉक पावर क्या आती है, पहले हमारे ऑडियंस को बताएं। 271 HP आती है स्टॉक मैनुअल गाड़ी, ठीक है। और जो हमारी लोकल टर्बो है उसकी क्या 170 जो कि हमारी कौमी एक स्पोर्ट्स कार आज के दौर में बनी हुई है। अगर आपके पास टर्बो है तो आप इस टाइम सड़क पे जाते हुए सबसे तेज गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। जी बिल्कुल, 80 लाख रुपए लगा के जी आप एक फैमिली कार को सड़कों पे भगा रहे हैं। सो कैरी ऑन करते हैं हम इसको ही। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मेरा प्लान था कि दोबारा ईवो करते हैं, और मुझे हर एक ने यही बोला कि कन्वर्टेड ईवो स्टेबल नहीं रहती जब इसकी पावर्स आप ज़्यादा निकालते हैं। मैंने खैर 400 HP का मेरा प्लान था, हमने उसको स्टार्ट किया गाड़ी को लेके और हम बेसिक मॉड्स की तरफ चले। लाइक हमें सिंपल ही एक करना था कि एयर वैल्यूज़ बढ़ानी थी, हमें फ्यूलिंग सिस्टम अपग्रेड करना था, स्पार्क सिस्टम को अपग्रेड करना था, जो बेसिक तरीका है उस तरीके पे चले। लेकिन फिर पता चला कि जो उसकी स्टॉक टर्बो है वो इतनी पावर पुट नहीं कर सकती। यूरोपियन कंपनीज भी हमारे कुछ लोगों की तरह स्कैम कर लेती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात छोड़िए तो मैं आपको बताता चलता हूँ, इस गाड़ी में गैरेट का टर्बो है 3584 RS, लेटेस्ट टर्बो है, जो उस टाइम आया था GTX सीरीज़ में सबसे लेटेस्ट टर्बो था। मुझे टर्बो अपग्रेड करना था, मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया, किसी ने कहा प्रिसीजन पे चले जाओ, किसी ने कहा फलान चाइना ये वो। खैर सबसे मशहूर कंपनी गैरेट है, हमने भी शुरू से नाम सुना था कि बड़ी रिलायबल है, टर्बो रिलायबल है, लाइफ बहुत अच्छी है टर्बो की। तो फ़ैसला लिया और $2000 उस टाइम खर्चे। इसका टर्बो मैंने ऑर्डर किया जस्ट, यानी कि किट नहीं कंप्लीट टर्बो, क्योंकि किट मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर ली हुई थी पहले, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने चीज़ें परचेज़ की। गैरेट की मैं बात बता रहा था कि गैरेट ऑर्डर कर दिया, $2000 खर्च लिए और $150 आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उस टाइम उसकी रेट थी बिल्कुल। और वो खैर से पाकिस्तान पहुँचा, पाकिस्तान बड़े टाइमली पहुँच गया। कुछ अच्छी वेल नोन कोरियर वगैरह कंपनीज हैं, बहुत अच्छी हैं। फेडेक्स से पार्सल आया मेरा, राइट अवे 15 डेज़ में पार्सल पाकिस्तान आ गया और खैर से मुझे डिलीवर नहीं हुआ। हाँ, डिलीवर होता नहीं है बिल्कुल। उन्होंने कहा ये आपने मंगवा लिया है, आप बहुत कोई रईस लोग हैं, हाँ आपने जी, बहुत महंगी चीज़ मंगवा ली है, तो हाज़िरी दें, आ जाएँ GPO जी। तो खैर से पहुंच गए GPO। वहाँ भाई साहब ने कहा जी कि हम तो आपसे लेंगे लाख रुपए कस्टम ड्यूटी। वो भाई बैठे हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उनको टर्बो का नाम भी नहीं पढ़ना आता था कि किस कंपनी का है। मुझे वो कहते हैं ये ग्रंट का सामान आया है। हाँ जी, ग्रंट का सामान है और ये ले लो। तो खैर करते कराते, शॉर्ट करता हूँ स्टोरी, बड़ी लंबी हो जाएगी बात, करते कराते बड़ी मुश्किल, वो बॉक्स भी नहीं उन्होंने मुझे खोलने दिया। तो 70,000 मैंने उनको पे किए राइट अवे और उनका शुक्रिया भी अदा किया और वहाँ से पार्सल लिया और हम आ गए। लेकिन जिसमें मज़े की स्टोरी ये नहीं थी, मज़े की स्टोरी ये है कि आते साथ हमने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पहला टर्बो पाकिस्तान में 2 साल पहले गैरेट हम GTX मंगवा रहे हैं 3584 RS। बिल्कुल जी, इसकी हम अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे, अनबॉक्सिंग वीडियो लोगों भेजेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको लाइव नहीं कर पाए क्योंकि हमारे साथ एक स्कैम हो गया था। स्कैम क्या हो गया था, एक प्रैंक हो गया था। वो प्रैंक ये हो गया था कि कंपनी ने विदाउट स्नेल हमें टर्बो भेज दिया, जस्ट गॉडरेज। मतलब जिसे आपको सिंपल वे में बताऊं तो अंदर का पंखे वाली जो मोटर है वो हमें उन्होंने भेज दी और हमें उन्होंने स्नेल नहीं भेजा। खैर रात सारी नींद तो नहीं आई बिल्कुल, और सोचते रहे कि हुआ क्या है हमारे साथ। इतना लाइक उस टाइम मेरा ख्याल है 150 या 140 के अराउंड डॉलर था, तो स्टिल 3 लाख के पास की अमाउंट थी, प्लस उसका फ्रेट था और ड्यूटीज़ थी, बहुत पैसे बन रहे थे। कंपनी को खैर मेल की, उनको प्यार से बोला, उनको मिलते की, उनको चीखे, बहुत कुछ किया।
और आखिरकार हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें फिर से स्नेल परचेज़ करना पड़ा, खाली स्नेल जिसे आप बॉडी कह सकते हैं। सीना सुने वो बिलाल भाई बताएंगे जब दोबारा हम जीपीओ फिर गए। उसी भाई साहब के पास हम पहुंच गए जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। कस्टम्स वाले भाई जीपीओ में बैठते हैं और फिर से वही सीन स्टार्ट हो गया। मुझे कहते हैं जी ये वही सामान है, वहाँ से ही आया है। मैंने उनको बड़ा समझाया कि भाई पहले मशीन थी, अभी उसका डब्बा है, कवर है हाँ, उसका, कवर है उसका। तो जो कि गलती से उन्होंने नहीं भेजा, मेरी गलती नहीं, मुझे स्टिल परचेज करना पड़ा। तो इस ये मेरा नहीं ख्याल किसी कस्टम्स के किसी पेज में इस पर ड्यूटी लिखी हुई होगी, तो लाइक फिर भी आपने चार्ज करनी है तो जो थोड़ी बहुत आपने करनी है कर ले। खैर शॉर्ट स्टोरी फिर कि बड़ी लंबी बहस के बाद फिर हमने उसको कस्टम्स पे किया 15,000 रुपये खाली उस बॉडी का, और हम फिर वहाँ से लेके निकले। लेकिन इस दफ़ा हमने वहाँ बाहर ही पार्किंग में ही अनबॉक्सिंग कर दी कि स्टिल प्रैंक की हिम्मत नहीं थी हमारे पास। लेकिन ये है कि स्नेल निकल आया, अल्लाह का शुक्र था वो स्नेल निकल आया और हमने आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। टर्बो बिलाल भाई आपने शॉर्ट बताना है कि ये गाड़ी जब खरीदी थी, खरीदने से लेके अभी जिस हालत में गाड़ी खड़ी हुई है उस तक पहुंचाने के लिए हमारा कितना टाइम और आप एस्टिमेटेड प्राइस है। सिंपल बताता हूँ कि आसान वे वही था जो सब नज़र आया कि ऑप्शन में से गाड़ी ली, एक अच्छी गाड़ी ग्रेडेड गाड़ी ली जो हमें समझ आई। डेफिनेटली ईवो में बहुत सारे वेरिएंट है, ईवो 7 है, 8 है, 9 है, फिर इनके अंदर वेरिएंट्स हैं लाइक GSR है, MR है, रैली आर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें थी इनमें। अब इनमें कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं, वो फिर कभी आपको इंशाल्लाह आपके साथ जिक्र करूँगा ज़रूर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं बेशक आप मैसेज कमेंट और हमारी वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हमें पता चले कि हम अगर अवेयरनेस देना चाहते हैं तो कोई अवेयरनेस लेने वाला भी है, या दूसरों की तरह खाली अपना बिजनेस चमकाने के लिए कि अपनी सिविक ले आओ हम उसको बना देते हैं, करोला ले आओ, वो करना है तो वो हमसे होता नहीं है। सीधी सी बात है, हम अवेयरनेस देना चाहते हैं अपनी जनरेशन में जो ये गाड़ियों को लेना चाह रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो ईवो एक परचेज़ की, ये GSR है, 8 है, ईवो 8 है, GSR है, और GSR में बकेट सीट्स और काफ़ी तरह डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा दिल था क्योंकि मेरी पहली गाड़ी में नहीं थी, वो ईवो 7 से हमने कन्वर्ट की हुई थी, ये ईवो 8 से कन्वर्ट की हुई है। ओवरऑल बॉडी तो इसकी ईवो 9 में कन्वर्ट है, वो आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ मैं। गाड़ी ली, यहाँ पे एक डोनर कार खरीदी और हमने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया। जो कन्वर्जन का बेसिक कन्वर्जन का है वो आपको यूट्यूब पे वैसे भी मिल जाएगा, मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है। वो कन्वर्जन तो हमने कर ली बेसिक, हम लाइक 90 डेज़ या 100 डेज़ में हम ओके थे क्योंकि आजकल शिपिंग आसान हो गई, चीज़ें आसान हो गई, वो तो हमने कर लिया। एक गाड़ी का फर्स्ट स्टार्ट दे दिया, उसके बाद अगला स्टेप था इसकी मॉडिफिकेशंस। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 400 HP हमारा टारगेट था गाड़ी का। तो 400 HP को जब स्टार्ट किया तो फिर एक दो लोगों ने मुझे बताया कि यार ये इसको यहाँ तक आप नहीं लेके जा सकते, स्टॉक टर्बो पे, स्टॉक ECU पे आप इसको नहीं लेके जा सकते। आप मैक्सिमम पावर्स निकाल लोगे तो 350 360 निकालोगे, वो मेरा टारगेट नहीं था। 330 में चला चुका था पहले। तो फिर जब सामान ऑर्डर करने शुरू किए, पहले सामान समझे, हर एक ने वही बात जो आपको मैंने बताई, अपनी मर्ज़ी की चीज़ मुझे बताते थे, ये ले लो हमारे पास पड़ा है, ये ले लो। वो जो हम बता रहे हैं हमने कन्वर्जन स्टार्ट की, ये हमने किस तरह स्टार्ट की कि हमारा अपना गराज था। आप इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करना कि हमारा अपना गराज था, और उसके बाद बिलाल भाई बताएंगे हमें कितना टाइम कितनी मुश्किलात आई। तो जो लोग दूसरों की गराज पे काम कन्वर्ट कराने जाते हैं तो उनका तो खैर मैं बता ही नहीं सकता उनके साथ क्या होता है। तो जी सीन स्टार्ट किया, करते कराते टर्बो आ गई, बड़ा टाइम टर्बो ने ले लिया। ECU खैर AEM वालों की सर्विस अच्छी थी, AEM का सेटअप हमें ECU वगैरह और विद जो उसके हार्नेस और उसके सेंसर्स थे हमें जल्दी मिल गए। इंजेक्टर सोर्स किए हमने, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूलिंग सिस्टम सारा सोर्स किया, इंटरकूलर सोर्स किया, चीज़ें सोर्स की हमने लगाई। और डेफिनेटली उसको इंस्टॉल करना, उसके लिए प्रोफेशनल सिस्टम चाहिए होता है, प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। हमने क्योंकि अपने गैराज में किया, हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा डेफिनेटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कर लिया। जब हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया तो हमारी गाड़ी की पावर्स अच्छी आई, कह सकते हैं आप अच्छी आई, लेकिन मेरे मुताबिक नहीं आई। जो मुझे बात नहीं समझ आई, शायद मेरा ट्यूनर ठीक नहीं था, मुझे लॉजिक समझ आई क्योंकि मैंने काफ़ी सारा फिर सर्च किया, डेफिनेटली वर्किंग की, यूट्यूब और ईवो के फॉरम्स वगैरह बहुत ज़्यादा वर्क। इवन जी कंपनीज ने अपने जोन से है ना, मित्सुबिशी ने अपनी ही साइट के ऊपर एवोल्यूशन के मुताबिक सब इंफॉर्मेशन जो आपके इस्तेमाल के लिए है
वो सब अपलोडेड है, अगर आप खुद देखना चाहो तो आप खुद देख सकते हो। मैनुअल है 28 पेजेस का, मैंने वो डाउनलोड किया, उससे इसके सिस्टम्स को समझा। डेफिनेटली गाड़ी की जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, कुछ ABS के में इश्यूज आ रहे थे, तो करते कराते मुझे मित्सुबिशी की वेबसाइट से पूरा 28 पेजेस का मैनुअल मिल गया इस पूरी गाड़ी का, जो कि बड़ी अच्छी बात है। शायद लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कि पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। वो किया, उसके थ्रू हम चले। हमने हमारी मर्ज़ी की पावर्स गाड़ी पे नहीं निकली, फिर फैसला किया कि ट्यूनर बदलें। यहाँ हमने मशवरा किया, तो पहला मशवरा तो हमें ये मिला कि जी कन्वर्टेड गाड़ी को ट्यून ही मत करो इतना। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये हमारे सामने मौजूद हो गई। ये स्टेबल नहीं होती, ये गाड़ी खुल जाएगी, ये गाड़ी टूट जाएगी। सॉरी शॉर्ट करते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट है। ठीक है, मोर देन 300 डेज हैं हमारे इस गाड़ी के पीछे, इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसकी आउटर बॉडी की बात आपको करूं तो थोड़ी सी आउटर बॉडी दिखाता हूं कि शायद आपने गौर किया हो। तो बिलावल भाई हुड से शुरू करें कि ये हुड जोन सा है, ये कौन सा हुड आपने लगाया हुआ है और ये कस्टमाइज्ड है, ओरिजिनल है, क्या है ये हुड थाईलैंड से ऑर्डर किया था और ये कार्बन फाइबर का हुड है। और अच्छा, ये कार्बन फाइबर है कि कार्बन फाइबर पे एक वो स्पेशली डिज़ाइन होता है, ज़रूरी नहीं है आपने वो डिज़ाइन रखना है, हमने तो इसको पेंट कर दिया जैसी आपकी अपनी सोच है और आपको जैसे बिल्कुल वैसे भी मटेरियल होता है आई थिंक ना। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन क्यों चूज़ किया है, शायद ज़ुहैब आपको ऊपर से दिखा सके कि इसके हेडर्स वगैरह जो हमने सेलेक्ट किए थे वो हेडर सिंपल बॉनेट पे नहीं बैठ सकते थे, तो उसके लिए डिज़ाइन परफेक्ट था मेरे लिए और इसलिए ये ऑर्डर किया था। और ये जो हुक्स हैं इसके बारे में बताना कि ये लॉक्स, ये एक्स्ट्रा लॉक्स क्यों ज़रूरी क्यों होते हैं? ये हुक्स इसलिए हैं बेसिकली, एक तो हमारा डिज़ाइन डेफिनेटली एयर के लिए, यहाँ से एयर एंटर होती है और यहाँ से निकलती है इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है, हुड के उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो सिंपली एक लॉक होता है नीचे, हर गाड़ी में होता है। लेकिन ये ट्यून गाड़ियों के लिए होता होगा ना, क्योंकि एक तेज गाड़ी के लिए जो 300 प्लस पे जो गाड़ियां जाने का पोटेंशियल रखती हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। आपने वैसे करनी है तो वो आप खूबसूरती के लिए कर सकते हैं, लोगों ने किया होता है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो उसका यही है कि आपने अपने हुड को बचाना है एयर से। तो ठीक हो गया, ये तो आ गए हमारा हुड। और इंजन बे की तरफ तो हम इसके बाद में जाएंगे, पहले हम इसके बॉडी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसका बम्पर के बारे में बताएंगे, ये ओरिजिनल है कि मॉडिफाइड है? ये बम्पर चाइनीज़ है, ऑनलाइन सोर्स किया हुआ है मैंने। ठीक है, Evo 9 का बम्पर है। इसको फ्रंट लुक जो हमने आउटर लुक दिया था वो Evo 9 का दिया था। ठीक है, क्योंकि बम्पर मुझे पसंद है तो मैं Evo 9 की तरफ मूव कर गए थे हम। और प्लास्टिक मेड बम्पर, और यहाँ पाकिस्तान में भी अब तो खैर मिल जाते हैं फाइबर के बम्पर, अब तो तैयार हो गए हैं। और साथ ये नीचे इसके आई थिंक एक्सटेंडर लगा हुआ है। बिल्कुल, एक तो है इसका एक्सटेंडर ब्लैक वाला, प्लस ये कार्बन फाइबर का है एक्सटेंडर है। इससे आप स्पॉइलर भी, बम्पर स्पॉइलर भी कह सकते हैं। और आपने इसको पेंट नहीं किया ना? नहीं, इसको पेंट नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही जो आप कहते हैं कार्बन फाइबर का डिज़ाइन होता है, ये हमने उसी के ऊपर ही इसको रखा। इसको हमने पेंट नहीं किया क्योंकि हमने काफ़ी हद तक इसमें कॉम्बिनेशन भी बनाना था, सेम रंग में नहीं रखना था। वैसे तो हमारी गाड़ी सेम रंग में है ही नहीं मल्टीपल कलर में है, लेकिन एक सोच है। तो और ये रिम्स के बारे में, आफ्टर मार्केट है या ओरिजिनल है? नहीं, ये Evo 8 GSR के ही रिम्स है। इसको हमने थोड़ी कॉस्मेटिक खुद की है। ये रिम ओरिजिनल है, मित्सुबिशी के साथ आते हैं, BBS है, ओरिजिनल BBS है 17 इंचेस में। और यहाँ पे आपको जितने भी लोगोस नज़र आए होंगे, ये सारे जोन्स हैं, जो प्रोडक्ट्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, ये उनके सारी कंपनीज़ हैं। जैसा आप देख सकते हो गैरेट है, BBS हमने लगाया हुआ था, खैर BBS इसको भी कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल रिम है, इसको BBS हम फिर नहीं कहेंगे। AEM का जैसे अपने भाई ने आपको बताया, AMS का इसके अंदर ऑयल परफॉर्मेंस यूज़ हुई हुई है, HKS का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ग्रीडी की बीच में और चीज़ें लगी हुई हैं, वो इंशाल्लाह आपको बाद में बताते हैं। बाकी आप पेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि ये जो पेंट है, ये पल्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, ये आप जैसे देख सकते हो, आपको पूरी गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ पल्स नज़र आ रहे हैं। और गाड़ी का जो कलर है वो इस टाइम मैं कोशिश करता हूँ कैमरे में वो वाली डिटेल तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इसमें मल्टीपल कलर्स, इसमें कितने कलर्स के शेड हैं? इसमें मोर देन 6 शेड्स हैं कलर के, और इसे परलेसेंट कलर कहते हैं। और अमेरिकन पेंट है, प्रिश्मा का पेंट है ये, और वन ऑफ इट्स काइंड है ये। मुझे बहुत पसंद आया था, दिल था कुछ नया कलर करें। बेसिक कलर्स हमारे यहाँ ईवोज में ब्लैक, वाइट, येलो ही है, रेड है, ब्लू है, ब्लू गाड़ी रख चुके थे,
तो कुछ नया सोच करना था, तो इसलिए फिर इस कलर को हमने चूज़ किया। इस कलर को चूज़ किया। और अगर इसकी बैक साइड पे आ जाए तो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स और मॉडिफिकेशंस में क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं? अगेन ईवो 9 का बम्पर है और सोर्स किया हुआ ऑनलाइन ही सोर्स किया हुआ प्लास्टिक का बम्पर है। इसके साथ छोटे से बम्पर एक्सटेंडर्स हैं, ठीक है, पर वो भी वही फाइबर में, बिल्कुल कार्बन फाइबर के अंदर ही है वो भी। उसके बाद इसकी लाइट्स जो हैं, लाइट्स भी ऑनलाइन सोर्स की है मैंने कस्टमाइज, क्योंकि इसमें ये वाली लाइट्स नहीं, ये कलर कम्बिनेशन नहीं आता। सही हो गया। ये नॉर्मल कॉस्मेटिक है और वोल्टेक्स का जीटी भी है डाउन फोर्स के लिए। ठीक हो गया। और ये जो मैं ट्रंक देख रहा हूँ, ट्रंक के ऊपर भी ये कार्बन फाइबर की ही लेयर आई थिंक लग रही है, लेकिन ये कॉस्मेटिक, लेकिन ये कॉस्मेटिक में है ये। और इसी चीज़ों में बहुत सारी, जिसमें आप समझ लो कॉस्मेटिक के अंदर छोटी मोटी खूबसूरती के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत वास्ट चॉइस होती है कि आप गाड़ी को कैसा बनाना चाहते हो। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ बिल्कुल। है इधर HKS का हाई पावर बिल्कुल, एग्जॉस्ट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये HKS का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। और जहाँ तक मेरी सोच है, अगर आप कोई ऐसी एक्सट्रीम पोटेंशियल वाली चीज़ लेते हो, गाड़ी हो, बाइक हो, एग्जॉस्ट बहुत मस्ट है कि आपने कंपनी ओरिजिनल लगाना चाहिए। चाइनीज़ कॉपीज़ आपको सस्ती मिलती हैं, लेकिन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आवाज़ भी बहुत बुरी होती है और उसकी वजह से आपकी इंजन के जोन से आप समझ लो कि बूस्ट के ऊपर ही बड़ा जोन सा ना इफेक्ट डालती है। तो सो गाइस, ये हो गया आपका समझ लें कि गाड़ी के आउटर लुक्स, और जो भी नज़र आया था आपके साथ शेयर किया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैं डिटेल में नहीं जा सकता। और अगर आपको डिटेल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना है कि कहाँ से सोर्स किया, कितने का मंगवाया, प्राइसिंग वगैरह, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पे हमने अपने गराज का लोगो लगाया था, ऑटो हब मोटर स्पोर्ट्स पैशन परफॉर्मेंस स्पीड, जैसा आपको मैंने बताया, नो डोनट्स ओनली स्पीड। और ये इसका आई थिंक ये इसका ओरिजिनल आया था स्टिकर, ये एवोल्यूशन रैली यार्ड इसका ओरिजिनल स्टिकर जो इसके ऊपर विंड स्क्रीन पे था, तो इसको हमने नहीं छेड़ा, इसका ओरिजिनल ही हमने रखा है। सो गाइस, ये था इसका आउटर। और अब इस चलते हैं इसके मेन दिल की तरफ। और दिल क्या है इसका? आपका हुड और आपका इंजन बे। सो नेक्स्ट है हमारी वीडियो अब इंजन बे। चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ। और इंजन बे जैसे आप देख सकते हो, ये ही है सब कुछ। अगर आप कहते हो कि कन्वर्जन क्या थी, कैसे क्या था, ये था वो था, ये जो आपको इंजन बे नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो जो आइटम्स इंस्टॉल्ड हैं, यही है सब जो एवोल्यूशन को एवोल्यूशन बनाती हैं। जो रोड पे चलते हुए आप कहते हो ना अनबीटेबल, एक बार आप महसूस करते हो, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आप महसूस करते हो। जस्ट कोई फ्लैश ECU या इन चीज़ों की वजह से छोटा मोटा आप इसमें प्रोडक्ट्स डाल के आप कहते हैं मैं बहुत तेज़ हूँ, वो नहीं होता। एवोल्यूशन को एवोल्यूशन बनाने के लिए ये सब मॉड्स आपको बहुत ज़रूरी हैं। तो बिलाल भाई बताना शुरू करें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते हम लोग, मैं तो रैंडम चीज़ें बता बिल्कुल देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, हेडर्स हैं इसके, AMS के हेडर्स हैं, ठीक है। ये एक बड़ी ज़रूरी मॉड है। मैं ज़रूरी मॉड सिर्फ बताऊंगा, बाकी छोटा मोटा तो फिर बहुत कुछ है वो हम कवर नहीं कर सकते। ये हेडर्स हैं, JDC रेसिंग की कॉइल्स है, क्योंकि ईवो में इंडिपेंडेंट कॉइल्स फैक्ट्री से नहीं आई। ईवो में 2x4 कॉइल्स आई हैं जो 1 2 4 3 पैटर्न में चलती हैं। इंडिपेंडेंट कॉइल्स हैं, ये बहुत अच्छी पावर गेन देती हैं। उसके बाद आप देखें तो ये वेस्ट गेट है, ठीक है। वेस्ट गेट बड़ी ज़रूरी प्रोडक्ट है डेफिनेटली टर्बो गाड़ी में। बूस्ट सोलेनॉइड है, ये चीज़ें हैं टर्बो को यूज़ करने के लिए। टर्बो इसके नीचे है क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसे है, वो आपको शायद दिखाना मुश्किल हो जाए थोड़ा। ये गैरेट लगा हुआ है, इसके साथ ये इंटेक आ गया K&N का, ठीक है। उसके बाद ये ब्लो ऑफ वाल्व है। ये लोग तो समझते हैं शायद वो सिटियों के लिए होता है, लेकिन एक हेल्दी प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको ये दिखाऊँ, ये फ्यूल लैब का AFR लगा हुआ है, ठीक है, एयर फ्यूल रेशो इसने बतानी है। और इसमें हम फ्यूल को कंट्रोल करते हैं, जो एग्जिट फ्यूल को कंट्रोल करते हैं। इसके बिल्कुल ऊपर PQY परफॉर्मेंस का फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है 10 माइक्रोन्स का। ये एक बड़ी ज़रूरी प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में फ्यूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है हमारा हाई ऑक्टेन भी गंदा है। तो फ्यूलिंग लाइंस के लिए क्या करेंगे? तो आपने सब बता दिया है। मैंने इसको टॉप ऑफ द लाइन अपग्रेड कर दी है। अगर आप दिखा सको तो ये फ्यूल लाइंस है हमारी, ये इन आउट की दोनों फ्यूल लाइंस मैंने चेंज की हैं क्योंकि फ्यूल का फ्लो गाड़ी लीन होती है। जब भी गाड़ी की आप पावर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूलिंग सिस्टम में अपग्रेड करना ज़रूरी है, फ्यूल बढ़ाना ज़रूरी है और वो बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर 1600 सीसी के इंजेक्टर्स हैं। 1600 सीसी के इंजेक्टर्स इंस्टॉल हैं इसके अंदर। फ्यूल इंजेक्शन क्लिनिक एक कंपनी है
जो हर किस्म के इंजेक्टर्स बनाती है। ठीक उस है। कंपनी के 1600 सीसी के इंजेक्टर्स हैं। ये AMS की फ्यूल रेल है। ये ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं फ्यूलिंग सिस्टम के लिए। ये नहीं होंगी तो डेफिनेटली आप पंगे में पड़ जाएंगे, गाड़ी लीन होना शुरू हो जाएगी, आप गाड़ी से पावर नहीं ले सकते। ETS का इंटरकूलर है गाड़ी में, डेफिनेटली सिस्टम को ठंडा रखना है। हमारा मुल्क का टेम्परेचर इतना ठंडा तो नहीं है, डेफिनेटली यहाँ 10 माह गर्मी पड़ती है। और ये जो फ्रंट पे डिज़ाइन है, जिसको लोग अक्सर कहते हैं कि आपने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, तो पहले ज़रा ये बताएं कि ये डिज़ाइन तो एक चलो है, लेकिन ये क्यों है? मैं इस डिज़ाइन की तरफ ही आने लगा था। एक स्ट्रट बार ऊपर तो आती है, सबको पता है जी। ये ऊपर वाली देखें, ये स्ट्रट बार होती है, ये फैक्ट्री से आती है और ये फैक्ट्री से आती है। अब देखें यहाँ पे इसके बोल्ट्स होते हैं, खाली यहाँ से क्या बार होती है। जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी ये स्ट्रट बार भी है। ये बाद में आपको आफ्टर मार्केट सोर्स करनी पड़ती है, ऑनलाइन सोर्स हो जाती है इजीली, कोई मसला नहीं है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और पावरफुल गाड़ी है। जब आप मोर देन 500 HP पुश कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं गाड़ी को ठीक रखने के लिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें, जिस पे लोगों को फोकस एक्स्ट्रा रखना पड़ता हो? एक्स्ट्रा फोकस के लिए देखें, ECU इसका अंदर आ गया, AEM इन्फिनिटी है, 70 सीरीज है, ठीक है। बेसिक तो वही है, जारी बात है, ब्रेन तो वही है, ये तो हार्ट है, वो ब्रेन है। ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। अभी वो मेरा ख्याल है आपको बता नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। इसके अंदर एक लैम्डा सेंसर होता है, इसके एग्जॉस्ट पाइप में बिल्कुल हेडर से नीचे जहाँ से एग्जॉस्ट स्ट्रेट पाइप स्टार्ट होता है, इसमें 3 इंचेस का स्टेनलेस स्टील का स्ट्रेट पाइप हुआ हुआ है, वो उसके बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ है। अगर वो लैम्डा सेंसर ही वर्किंग नहीं ना कर रहा तो ये गाड़ी सेफ मोड से हट ही नहीं सकती, ये अपना पोटेंशियल दे ही नहीं सकती गाड़ी। और लैम्डा सेंसर अगर आसान लफ्ज़ों में बोले तो वाइड बैंड सेंसर होता है, लेकिन लैम्डा क्यों यूज़ करते हैं? इस लैम्डा का मतलब ये कि जो ट्यूनर गाड़ियों में यूज़ होता है, जो ट्यून गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर सिंपल वाइड बैंड जो सा सेंसर नहीं यूज़ होता, वो लैम्डा यूज़ होता है। इसके बारे में भी मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं ये कोई नया ही इन्होंने निकाल दिया सेंसर, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये होता है, इसे वाइड बैंड सेंसर ही कहते हैं। लेकिन जो ट्यून गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये होता है। तो एक छोटी सी चीज बता, अच्छा कुछ एडअप से हमारे बहुत बड़ा पंगा है भाई, ये सिलेंसर नहीं है, खुदा का नाम मान लो, ये सिलेंसर नहीं है भाई, ये जो आपको है ये वेस्ट गेट है। मुझे ये कहते हैं यहाँ के हाथ दे रहा होता है कि धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, भाई ये सिलेंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख रहे होगे, ये वेस्ट गेट है, ये वेस्ट गेट के साथ अटैच होके ऊपर आ रहा है। ये एक्स्ट्रा जो बूस्ट है उसको रिलीज करने के लिए, ये ऊपर की तरफ इसलिए है भाई, शो मारने के लिए नहीं होता, ये ऊपर की तरफ इसलिए है कि जो बूस्ट निकलता है वो फ्लेम की सूरत में निकल रहा होता है, वो नीचे निकालेंगे तो डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल नीचे आप खुद समझ जाओगे कि चीज़ डेंजरस है, कोई खुदा ना खास्ता नीचे कोई फ्यूल लाइन लीक हो जाए, कोई मसला हो जाए, मामला हो जाए, तो उसमें ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये इसलिए ऊपर की तरफ मैंने ये वाला इसलिए लगाया कि ये सेफ है। लोग समझते हैं कि पता नहीं आर्टिफिशियल लगाया हुआ है, पता नहीं शौकियाँ मार रहे हैं कि जी हमारा इंजन देखो बहुत बड़ा है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक होता है, इसका ना पॉइंट होता है, वो जब समझने बैठो तो अब समझाया जा सकता है। सो गाइस, ये था इसका इंजन बे, इसका हार्ट, जो बहुत ही ज़रूरी आइटम है। हर बार से आप जितना मर्जी शोशा निकाल लें, अगर यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो आपकी गाड़ी एक डेकोरेशन पीस के तौर पे तो चल रही होगी, लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होगा कुछ भी अचीव करने का। सो ये था इसका इंजन पे। अब इसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसका स्टार्टअप और अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसके इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इंटीरियर के अंदर क्या क्या मोड्स और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो भाई बताएं ज़रा क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। डोर से डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑटो स्विचेस आते हैं इसमें, ठीक है। और विंडो स्विचेस हैं, विंडो लॉक है, ठीक है, पावर लॉक आती है गाड़ी। ये इसके ड्राइविंग मोड्स हैं, या इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, वो आपको मीटर में नज़र आ जाएंगे, टरमैक, ग्रेवल और स्नो। उसके बाद ये साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए बटन्स हैं, ये मैंने खुद लगवाया हुआ है, इसकी लाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ठीक हो गया। ये क्लस्टर आफ्टर मार्केट है। अच्छा जी, आफ्टर मार्केट क्लस्टर है, आफ्टर मार्केट है, और ये बहुत रेयर क्लस्टर है, बड़ी मुश्किल से सोर्स किया गया। और ये है भी माइल्स में डेफिनेटली इसमें किलोमीटर रेटिंग्स हैं, रेड में शायद नजर ना आ रही हूँ, माइल्स का मीटर है और कार्बन फाइबर स्किन में है बिल्कुल। इसमें मोमो का स्टीयरिंग है, ओरिजिनल ईवो 8 का GSR का स्टीयरिंग है, रिकारो की बकेट सीट्स हैं। अच्छा, रिकारो की सीट्स हैं और ये एडजस्टेबल, आई थिंक एडजस्टेबल रिकारो की बकेट सीट्स इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसमें आपको गेजेस मिल जाती हैं। इसमें जो पहली गेज है बिल्कुल राइट पे, ये बूस्ट की गेज है,
इसमें बार की सेटिंग है, बूस्ट में बार PSI जो होते हैं वो है। उसके बाद जो उसके साथ वाली है वो एयर फ्यूल रेशो की गेज और है। जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो आई थिंक इसके अंदर जब लाइट्स वगैरह ऑन होगी तो बेहतर दिखाने में जो सा है ना ईजी एक्सेस हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो सी हैं ये तो अब लाइट्स ऑन होने पे ही दिखा सकूँगा मैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके एसी के पैनल, और आज एसी हमारा वर्किंग में है, लेकिन हमने कभी इसको चलाया नहीं है। ये ऑब्वियसली ऐसी गाड़ी में आप बैठते हो तो आप एसी को मुझे नहीं लगता कोई भी ऑपरेट करना चाहे या नहीं करना चाहे, मर्जी होती है। यहाँ पे आपको इसकी हैजर्ड्स लाइट नज़र आ जाएंगी और ये एसी के डक्ट्स नज़र आ जाएंगे आपको। और एसी हमने इसका खैर चलाया था आई थिंक जब गाड़ी स्टार्ट में थी, जब हमने फ्रेशली की थी कन्वर्ट, तो हमने चीज़ें चेक करके देखी थी कि वर्किंग में है। क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग समझते हैं कोई चीज़ वर्किंग में नहीं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो उन चीज़ों की वजह से शॉर्टेज भी हो सकती है। तो हमने हर चीज़ को उसका वर्किंग में रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको क्लॉक नज़र आएगी और ये क्लॉक की सारी सेटिंग वगैरह है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने वैसे ही बहुत वीडियोस देखी होंगी, इसका ताल्लुक टर्बो के साथ होता है और बूस्ट के साथ होता है। जब ये बूस्ट इसके अंदर फिलअप होता है तो ये पूरा ऐसे आंखें वगैरह बाहर आती हैं, ये यानी कि ये ऐसा ना समझेगा कि HPs गेन हो रहे हैं इससे, ये सिर्फ शोशा के लिए और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लस्टर आपको दिखा दिया है और जो मोड्स थे ईच एंड एवरीथिंग सब दिखाया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आइटम, इसके बारे में बिलावल भाई थोड़ा सा हमें बताएं कि ये किस चीज़ का स्विच है। ये स्विचेस हैं जी, ये इसमें मेरी गाड़ी की 6 सेटिंग्स हैं जिससे हम मैप सेटिंग्स कहते हैं। परफॉर्मेंस मैप जो होता है इसका मैप की सेटिंग्स है। ठीक है। सेटिंग 1.2 बार है और जो लास्ट सेटिंग है वो 2 बार तक जाती है। 2 बार तक है। तो ये कितने PSI के पास? 30 PSI अप्रॉक्स। ठीक हो गया। ये उसके लिए ये वो चीज़ें हैं जो आपको हाईली ट्यून गाड़ियों के अंदर मिलेगी, यानी नॉर्मल गाड़ी जो इवन के ट्यून भी हो, ये सबके लिए ये सेटिंग्स नहीं होती। सब लोगों ने ये चीज़ को जो है ना ओपन नहीं किया होता, तो ये उनके लिए है। बाकी मैं यहाँ पे स्टीयरिंग को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक रेड कलर को बटन नज़र आ रहा होगा। ये बटन किस चीज़ के लिए है? ये बटन बिल्कुल भी नॉस का नहीं है, मैं आपको साथ बता देता हूँ। विंड डीजल को देख के कहीं आप ये दबा के ये नॉस का उड़ने की कोशिश करें। नहीं है, ये बटन है रोलिंग लैग्स का। ठीक है। एंटी लैग होता है जिसे हम पटाखे अपनी वो जुबान में कहते हैं। पटाखे वैसे तो शो के लिए मारे जाते हैं, लेकिन वो पटाखे बूस्ट बना रहे होते हैं। बेसिकली गाड़ी की पावर, टर्बो की पावर को हम इकट्ठा करते हैं। तो ये रोलिंग लैग से चलती रेस पे यानी रोल रेस करते हुए ये बहुत काम आता है। बूस्ट बना के हम गाड़ी को डेफिनेटली, गाड़ी को जब बूस्ट बना के आपने ये बटन दबाना है तो फेस गेट और पीछे से क्या थोड़ा सा बताएंगे? बूस्ट गाड़ी बनाएगी और रेस को कट कर देगी। रेस वहाँ पे स्टेबल हो जाती है गाड़ी की, गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगी लेकिन बूस्ट बनाती रहेगी। आपने बूस्ट बार में चेक करते रहना, जब आपकी बार आपके मुताबिक 1.5 बार या 2 बार जहाँ तक आपने बूस्ट बनाना है, बना के जस्ट आप बटन को छोड़ें, एक्सीलरेटर आपने फुल प्रेस करना है तो गाड़ी आपकी मैक्सिमम बूस्ट के साथ वहाँ से परफॉर्म करेगी। ठीक हो गया। ये अंदर के जो भी मोड्स थे, सीट से लेके जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, हर चीज़ के बारे में आपको बता दिया। बाकी गाड़ी का आपको स्टार्टअप दिखाता हूँ और ये जो गेजेस हैं ये भी तभी ऑन होंगी। आपको जो क्लस्टर है ये भी तब ऑन होके बेहतर आइडिया होगा कि कैसा दिखने में लगता है और अंधेरे में भी कैसा लगता है और रोशनी में कैसा लगता है। ये सब चीज़ें गाड़ी का आपको स्टार्टअप दिखाते हैं और गेजेस और हर चीज़ जो सी है वो भी दिखाते हैं। तो बिलावल भाई से ज़रा स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जैसे ही ऑन हुआ है यहाँ पे इसकी ये मोड्स टर्मैक, ग्रेवल, स्नो, ज़रा इनके बारे में बताते हैं कि ये टर्मैक का क्या मतलब है, ग्रेवल और स्नो का क्या मतलब होता है? यार टर्मैक मोड जो होता है ना, ये मोड पे ऑल व्हील में पावर इक्वली डिवाइड कर देता है कंप्यूटर और सारी व्हील्स की ट्रैक्शन ऑन होती है। ठीक है। उसके बाद ग्रेवल मोड पे जो रियर टायर्स हैं, रियर व्हील्स जो हैं उनकी तरफ पावर मैक्सिमम चली जाती है और फ्रंट व्हील्स पे मिनिमम रह जाती है और इस पे ट्रैक्शन ऑफ हो जाती है। और स्नो मोड थर्ड ऑल व्हील मोड है और व्हील फ्री होते हैं, जो पावर जितनी ले सकता है ले लेता है और सब व्हील्स की ट्रैक्शन ऑफ हो जाती है। ठीक हो गया। और जैसे आपको बता रहे थे ये गेजेस के बारे में, तो ये हैं गेजेस और गेजेस के बारे में आपको बताया था। ये चलते हुए भी आपको मैंने कहा दिखा दूं।
कि ये ऐसे होती हैं और इनके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक एक चीज़ के ऊपर। ये इसकी हीटिंग गेज है, यहाँ पे आइडल पे आपको रखनी होती है, आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना होता है। बेसिकली ये शोशा नहीं होती, ये आपकी गाड़ी के इंजन के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको आगाह कर रही होती हैं और इन चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी होती है कि कौन सी गेज क्या परफॉर्म कर रही है। और दूसरी बात ये आपको देखना होता है गेजेस सही वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। अक्सर क्या होता है गेजेस एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रही होती हैं, इसकी हीटिंग सुई जो सी है आपको गेज के ऊपर 100+ दिखा रही होती है और यहाँ पे इसकी नॉर्मल चल रही होती है। तो आप परेशान होते हैं कि ये क्या चक्कर है, वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है। तो आपको गेजेस अपनी चेक रखनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि वो मीटर के साथ और आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन कैसी है। तो ये गाड़ी का स्टार्ट है। बाकी आपको मैं पीछे इसका साउंड भी थोड़ा चेक करवाता हूँ। ये इसका HKS का साउंड है। और जैसा आप देख सकते हो ये वो वाला साउंड नहीं है जो आपके कान को उड़ा दे और जहाँ से आप गुजरे लोग बोले पता नहीं क्या चीज़ गुजर गई है। इसलिए मैंने कहा एग्जॉस्ट क्यों ज़रूरी होता है। लोग स्ट्रेट पाइप करते हैं लेकिन एग्जॉस्ट नहीं लगाते हैं, उसको स्ट्रेट ही रखते हैं। उससे आवाज़ तो बहुत ऊंची हो जाती है लेकिन वो डिस्टर्बिंग होती है और आई थिंक वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो आपको एक अच्छा एग्जॉस्ट साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये गाड़ी का था स्टार्टअप और मैं कोशिश करूँगा इसकी कोई रोलिंग की वीडियो, इसका 0 to 100 या ऐसा कोई भी जो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है और ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी मैं ऐड कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। ये था मित्सुबिशी एवोल्यूशन का रिव्यू। जो चीज़ें पॉसिबल हो सकी हमने आपके साथ शेयर की हैं और बहुत सी चीज़ें आई थिंक रह भी गई हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा रिव्यू बना था और आपको देखने भी मसला होना था और इसको कुछ भी आपको इसमें चेक करना है, कुछ भी पूछना है आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कि यार ये चीज़ के बारे में मिसकंसेप्शन है या ये आपको नहीं समझ आई, आपको पूछना है तो आप मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सब चीज़ें जानता हूँ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मैं भी नहीं जानता हूँगा तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। बाकी जो पॉसिबल हो सका हमने आपके साथ शेयर किया है। तो बिलावल भाई थोड़ा सा इस गाड़ी की ना हमें वैल्यूज़ बस रह गई हैं पीछे, वो भी बताते हैं और इसका आउटरो फिर हम ख़त्म करते हैं कि रिव्यू हमारा यहाँ पे एंड होता है। यार प्राइसिंग तो होती रहेगी, वो बताता हूँ डेफिनेटली। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ड्राइव सेव करें, ज़रूरी है। अपना फ़न करें, हम भी करते हैं, आप भी करें, खैरियत से ध्यान से करें और कोशिश करें खाली रोड्स पे करें, कोई आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है वहाँ पे करें। हमारी वजह से राह चलते लोगों को इशू नहीं आना चाहिए। और एक बहुत बड़ी मैसेज है, चीज़ है जो शायद रह भी गई, मुझे भी बतानी चाहिए थी, मैं भी भूल गया, वो ये कि गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम, बिल्कुल गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम अपग्रेड करना और उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गाड़ी तेज़ तो कर लेंगे, रोकनी भी तो है, बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने गाड़ी में ब्रेम्बो की ब्रेक्स अपग्रेड की हुई हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, अब तो डिफरेंट काइंड ऑफ आ गई हैं, उनको लाजिम करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको बताता चलूँ, जो कन्वर्टेड गाड़ी की बात हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आजकल हॉट टॉपिक है कन्वर्टेड गाड़ी। कन्वर्टेड जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है वो कदरे थोड़ी सी स्लो होती है अपने थ्रॉटल में भी और अपनी पावर में भी। तो वो गाड़ी जो है वो हमें 35, 34, 38, 40 तक 3 से 4 मिनट के अंदर वो राउंड करती है गाड़ी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। डेफिनेटली उसमें वो मज़ा तो नहीं आता, वो उनके लिए होती जिन्होंने सिर्फ लुक्स चाहिए, जिन्होंने भगानी नहीं, हर एक की अपनी अपनी, यानी जिन्होंने शोशा के लिए एवोल्यूशन रखनी है, जो बस स्लो जा रहे हैं और एंजॉय करना है, तो हाँ आम गाड़ियों से स्टिल बहुत अच्छी चलती है। लेकिन डेफिनेटली हम मैनुअल गाड़ी के उसको प्रेफर करते हैं और मैनुअल गाड़ी में। और कुछ लोग कहते हैं जी ऑटोमेटिक में जी इसके अंदर पैडल शिफ्टर है, स्टीयरिंग के ऊपर बटन्स है। अच्छा, उसकी परफॉर्मेंस और एक ऑथेंटिक मैनुअल गाड़ी की परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क होता है? यार डेफिनेटली आपको सिंपल बात समझाता हूँ। एक चीज़ कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, एक चीज़ आप ऑपरेट कर रहे हो।
तो मेरा ख्याल है मेरी नॉलेज के मुताबिक तो इंसान ही ज़्यादा बेहतर ऑपरेट कर सकता है कंप्यूटर से। तो एक सिंपल सी बात है कि मैनुअल गाड़ी तो मैनुअल है, हम मैनुअल को लाइक करते हैं। इसमें जो ऑटो गाड़ी आती है उसमें ट्रिप्टॉनिक आता है, स्टीयरिंग पे बटन्स आते हैं, प्लस माइनस बटन्स हैं, आप गियर ऑपरेट्स कर सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली फिर भी पावर कम ही प्रोड्यूस करती है। तो आपने ऑटोमेटिक गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बताया, अब मुझे बताएं कि मैनुअल गाड़ी जो स्टॉक से लेके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर वो बिल्ड सेटअप जो कि बहुत सारी मार्केट से अवेलेबल है। इजी कर देता हूँ चीज़ें सारी, शॉर्ट कर देता हूँ। वो ये कि जो एक कन्वर्टेड गाड़ी है, बॉर्न स्टॉक गाड़ी Evo 7 की बात करूँगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी Evo 7 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, चाहे ऑटो हो चाहे मैनुअल हो, 7 की, 8 की और 9 की जापान की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफर है। 7 गाड़ी जो है, 7 में जो सिंपल गाड़ी है, रैली आर्ट आता है सिंपल 7 में, वो काफ़ी कदरे सस्ता है। उससे 8 सिंपल गाड़ी को अगर आपने रीच करना है ना, तो कम से कम 2 से 3 लाख येन का आपको फ़र्क आ जाता है प्राइसिंग में। और 9 में क्योंकि माइबैक इंजन आया है, जिस काइंड ऑफ अ वीटेक, तो वो फिर उससे 2-3 लाख येन ऊपर चला जाता है। एक सिंपल सी बात है। तो एक स्टॉक 7 कन्वर्टेड की बात अगर करूँ तो 4 मिलियन के अराउंड वो मिल जाती है। स्टिल 4 मिलियन से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। डिपेंड करता है गाड़ी कैसी है, कितनी चली आई थी, क्या स्पेक्स हाँ, उसके इंजन परफॉर्मेंस क्या है, कितनी दफा उसके ऊपर। बिल्कुल, एक गाड़ी होती है, बिल्कुल एक होती है फ्रेशली कन्वर्टेड गाड़ी, एक होती है यूज गाड़ी। हमारी मार्केट में मैं भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ यूज़ बिकती हैं, मैं चेक कर रहा था, हर एवोल्यूशन पे लिखा हुआ था फ्रेशली कन्वर्टेड। भाई किसी ने चलाई नहीं है, इतनी तो हमने भी अब चला दी होगी। लोग जो है ना, हाँ, इंजन का पोटेंशियल जो उनसे है ना, वो फ्रेशली कन्वर्टेड यूज़ में बड़ा फ़र्क होता है। लोगों को समझना चाहिए। लोग गाड़ियों को हर ट्रैक के ऊपर मांडे मार रहे होते हैं और बेचते टाइम लिख देते हैं फ्रेशली कन्वर्टेड। भाई फ्रेशली कन्वर्टेड नहीं है तो आप बता दो, क्यों लेने वाले को पता हो ना उसकी गाड़ी जो उसका इंजन है क्या परफॉर्मेंस में है। तो मैनुअल जैसे आप बता रहे हो कि मिनिमम 4 मिलियन से स्टार्ट होती है जो मैनुअल है, स्टॉक गाड़ी 7 की बात हो रही है, ठीक है। 8 डेफिनेटली 4-5 लाख ऊपर चली जाती है, 9 4 4-5 लाख ऊपर चली जाती है। स्टिल बात वही करूँगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ कार। और उसके बाद बात करें, स्टेज 1 बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। स्टेज 1 गाड़ी का मतलब है ऑलमोस्ट बॉर्न स्टॉक। वो क्यों? इसका स्टेज 1 बहुत इजी है। स्ट्रेट पाइप करो, इनटेक लगाओ और जस्ट फ्यूल सिस्टम अपग्रेड करो, एक री-फ्लैश ले लो। री-फ्लैश में आपका लिमिटर वो रिमूव कर देंगे और स्लाइड सा लाइक 10 HP या बहुत बड़ी बात होगी 20 HP का गेन आ जाएगा। मतलब 300 के राउंड आप सोच सकते हैं कि आपकी गाड़ी निकाल लेगी मैनुअल गाड़ी। स्टिल वही बात कर रहा हूँ। बात करें अगर फिर स्टेज 2 स्टेज 3, तो वो बड़ा लंबी एक डिस्कशन है। वो मेरा ख्याल है उसके लिए एक अलग वीडियो होनी चाहिए, उसमें मैं ब्रीफ कर दूंगा काफ़ी सारी चीज़ें। या किसी को जानना है तो मुझे बेसिकली हमें इनबॉक्स कर सकता है। अब हमें इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, और इवन के हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होंगी। आप हमारे गराज पे विजिट कर सकते हैं, कोई मशवरा फीस नहीं है। सिंपल बात बताऊँ, ये अवेयरनेस वीडियो है, ठीक है, सबको वेलकम है। आपके पास गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी लाके हमारी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी बनाना चाहते हैं, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन है, तो अवेयरनेस के लिए हर टाइम हमारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना, आप कोई वीडियो में लगता है ना ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, भाई आप हमारे गराज पे हमें बताओ कि भाई ये आपने इन्फॉर्मेशन आपने गलत दिया है, ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम वो बिल्कुल आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप हमें प्रूव करोगे कि भाई ये गलत थी तो हम उसको गलत मानेंगे, अगर वो गलत होगी तो बाकी रही बात, ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। अभी इंशाल्लाह RX-8 का रिव्यू भी हमने लाना है, उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे, क्योंकि वो भी इस टाइम हॉट फेवरेट जा रही है आइटम, क्योंकि सबके बजटेड के अंदर ईवो है। बाकी अगर रही ऐसी ईवो और ऐसी बहुत सारी जो स्टेज 2 स्टेज 3 जैसा बिलाल भाई ने बताया, उसका हमें थोड़ा सा आइडिया दे दें। जिस तरह मार्केट में तो अब कोई है ही नहीं ना रेट, हर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तो इन्वॉइसेस बढ़ रही हैं। तो इन गाड़ियों का क्या फ्यूचर, इन गाड़ियों की क्या प्राइसेस है? आज की बात तो नहीं बता सकता। अगर 1 साल पहले हम करते हैं ना, तो स्टेज 2 जो गाड़ी, लाइक स्टेज 2 सर आपको समझ नहीं आएगा, 400 प्लस या 400 के आसपास के HPs निकालने वाली ईवो उस टाइम भी 60 लाख की कॉस्ट करती थी। आज से साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी हर चीज़ डबल हो चुकी है, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। उसके बाद आप बात करें 500 प्लस HPs की, तो वो गाड़ी उस टाइम भी 7 मिलियन के अराउंड कॉस्ट कर जाती थी, आज से 1 साल पहले। और 1 साल पहले और आज तो डॉलर का ज़मीन आसमान का फर्क है। इसे अभी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ना तो हम परचेज कर रहे हैं और आइडिया ही नहीं है अभी तो बिल्कुल भी। वो बात गलत है कि आज के डॉलर के रेट के मुताबिक किसी चीज़ को प्राइसिंग करना, जब तक आप परचेज नहीं कर रहे। और बिल्ड सेटअप की बात करें
तो भाई वो तो 10 मिलियन का सीन है, बशर्ते कि एक राइट कम्बिनेशन हो, वो पावर स्पोर्ट कर रही हो, अब्यूज़ ना हुई हो गाड़ी और अपनी कंडीशन में हो। बिल्ड सेटअप वो नहीं जिसका बेड़ा गर्क करने के बाद कहें कि हम बिल्ड सेटअप बेच रहे हैं, हमारी गाड़ी बहुत महंगी। बिल्ड सेटअप का मतलब है वो बिल्ड सेटअप जो 100% पोटेंशियल में हो। आजकल लोग कहते हैं नहीं मैं बोन स्टॉक 270 HP वाली ओरिजिनल ईवो लूँगा क्योंकि कन्वर्टेड से मुझे डर लगता है। तो क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। ये सवाल मुझे किसी ने किया था तो मैं आपके सामने ये सवाल कर रहा हूँ। यार सिंपल आपको जवाब देता हूँ, आपकी तसल्ली है, ठीक है। आपको डराया जाता है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ आपको डराया ज़्यादा जाता है, अप्रिशिएट कम किया जाता है। तो सिंपल बात है, जिस भाई का तो बजट है वो ओरिजिनल लेके भाई मॉड कर ले, ठीक है, वो कर सकता है। मैं अगर होऊंगा, मैं मोर देन 10 मिलियन की बात करूँगा तो मैं डेफिनेटली इससे बड़ी मशीन की तरफ गो हेड करूँगा। वो चाहे कन्वर्टेड हो चाहे ओरिजिनल हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात कन्वर्टेड गाड़ियों की, कन्वर्टेड गाड़ी में इश्यूज़ होंगे, मसले होंगे, मामले होंगे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितनी मर्सिडीज़ कन्वर्ट हो रही है शायद कहीं भी नहीं हो रही होगी। ओरिजिनल C63 AMG तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2-3 भी नहीं होगी, बिल्कुल बहुत कम होंगी। तो वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है जो ख़रीद रहे हैं, जो बना रहे हैं, खुश हैं। देखें आप C63 कितनी एक मार्केट में अवेलेबल हुई अचानक से, वो सब कन्वर्टेड है। बात कन्वर्टेड की नहीं, बात यह है कि गाड़ी की ऑन ग्राउंड कंडीशन क्या है, आज कंडीशन क्या है, पहले क्या थी, कल क्या होगी, ये बात नहीं है। बिल्कुल, जो गाड़ी जब कन्वर्ट हुई थी लोग तब की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, तब बताते हैं और गाड़ी को बिल्कुल सिंपल बात। आपके सामने गाड़ी खड़ी है, अभी मेरी गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई है। मैं आपको बोलूं जी, मैंने 1 साल पहले जो बनाई थी उसकी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। भाई 1 साल पहले जब बनाई थी तो मैंने 1 साल यूज़ भी तो किया है। मैं आपसे आज की बात करूंगा, ये अभी की बात करूंगा, मैं 1 साल पहले की बात नहीं करूंगा। सो गाइज यहाँ पे करते हैं अपने रिव्यू का इख्तिताम। क्यों, वीडियो बहुत बड़ी बन गई है और कोशिश मैंने ये की थी कि आपको जितनी हो सके नॉलेज मैं दे सकूं, मैंने दी है। तो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होगी और नेक्स्ट रिव्यू भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। मैं वो नहीं कहूँगा कि आ जाएगा और मैं महीनों लगा दूँगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी RX-8 भी ऑलमोस्ट क्लियर है, तो इंशाल्लाह जो उनसा है उसका रिव्यू भी मैं जल्द अज जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा, क्या चीज़ इसमें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको बताने में कोशिश मैंने ये की थी आपको हर चीज़ बता सकूं। और जो जो मेरे जहन में आया, बिलावल भाई के जहन में, हमने आपसे शेयर किया है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में, और व्लॉग्स भी हमारे आते रहेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। क्यों, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।